हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हम ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे 6 चैप्टर हैं वो कवर कर चुके हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 यूनिट हम प्रॉपरली कवर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके अंदर सेकंड जो यूनिट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका आज हम लास्ट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, जैसा आप देख पा रहे हो, इवोल्यूशन। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके हम ऐसे ही 45 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज जो डिस्कशन रहेगा 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जरूर देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो भी आपको इस चैप्टर थोड़ा बताया जाएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होते हैं। वैसे तो ये चैप्टर है तो हिस्टोरिकल चैप्टर, फिर हम बोल सकते हैं जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं एसएससी में, तो काफ़ी कुछ डेट वगैरह आ जाती हैं, कुछ प्रीवियस स्टोरी आ जाती हैं, तो वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना रहता है। बाकी इसी चीज को देखते हुए कई बार चैप्टर है जो थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है, लेकिन यदि आप इसको स्टोरी वाइज में समझते हो किसके बाद क्या हुआ है, और हालांकि डेट वगैरह आ जाती हैं, उसमें तो आपको थोड़ा सा क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ती है। वरना इस चैप्टर को यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको ये आइडिया लग जाता है कि भाई ये यदि इस टाइम हुई है तो इससे पहले जो होने वाली घटना है वो उससे पहले की है, या फिर बाद वाली घटनाएं हैं वो बाद के टाइम की हैं। तो स्टेप से ही आप उनको थोड़ा सा रिकवर कर सकते हो। वरना देखा जाए तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे माइंड में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि पहले के टाइम पे ऐसे क्या होता था। तो आज हम हैं, इंसान हैं, या फिर जो आसपास जितनी भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो इवोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी एडवांसमेंट आज हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो पहले कैसी हुआ करती थी, और उससे भी पहले शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल शुरू से इवोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, किस प्रकार से चीजें लोअर एडवांसमेंट से हायर एडवांस की तरफ बढ़ती हैं। और ये इवोल्यूशन हर चीज में देखा जाता है। जैसे मोबाइल फोन है, शुरुआत में कैसे आते थे, बहुत बड़े बड़े मोबाइल फोन होते थे, लैंडलाइन थे। आज क्या है, हम बिल्कुल स्मार्टफोन्स पे आ चुके हैं। आने वाले टाइम में और ज़्यादा एडवांसमेंट देखी जा सकती है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये चैप्टर रहेगा। जीवन का किस प्रकार से इवोल्व मतलब निकली है, कहाँ से बनी है, और किस तरीके से उसमें एडवांसमेंट आई है, कितना टाइम लगा है उसको। तो ये चैप्टर हालांकि आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में आप समझ सकते हो। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, और मेनली हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 से 15। और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर से, कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं। थ्योरीज हैं, किन साइंटिस्ट ने दी हैं, इसके अलावा कब क्या हुआ है, इवोल्यूशन की एक शॉर्ट स्टोरी है वो रहती है। तो ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो हम थोड़ा सा इस पिक से समझ लेते हैं। ये पिक आपको नेट पे मिल जाएगी, ये केवल स्टडी पर्पज के लिए ही आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो सन है, सन का जो इवोल्यूशन है, सन का जो ओरिजिन है, ओरिजिन की बात करेंगे। इवोल्यूशन और ओरिजिन में दोनों में डिफरेंस रहता है। ओरिजिन का मतलब होता है बनना, और इवोल्यूशन बनने के बाद की प्रोसेस होती है कि एडवांसमेंट कैसे आई है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो भी आपको ये टाइम स्केल दिया हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ पे आज हम हैं। और इसमें सारी डिटेल नहीं है, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जितना भी जो टाइम स्केल दिया हुआ है ये आपका बिलियन ईयर्स के अंदर दिया है। बिलियन का मतलब क्या होता है, बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। और यदि आपको मिलियन पूछा जाए कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है, हम इंडियन सिस्टम ऑफ जो काउंटिंग है उसके अंदर क्या मानते हैं, 10 लाख के बराबर। वरना यदि इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें 1000 के बराबर होते हैं। और ये वही के है जो हम आजकल व्यूज में देखते हैं, 1 के 2 के 3 के और मिलियन। और उसके बाद जब 1000 मिलियन शुरू हो जाते हैं, मतलब व्यू वगैरह जब हम देखते हैं 1 बिलियन। तो ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, टेट्रालियन ऐसे एक इंटरनेशनल सिस्टम है काउंटिंग का। तो 1000 जब होता है तो सिंपल उसको बोलते हैं। जब 1000 थाउजेंड हो जाता है उसको हम सिंपली 1 मिलियन बोल देते हैं। और ऐसे ही यदि थाउजेंड की टर्म्स में पढ़ी जाती है, इंडियन सिस्टम में काउंटिंग कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली आपको याद रखना है, हम थाउजेंड्स की फॉर्म में पढ़ते हैं।
जैसे 1000 है इसको तो 1K बोल दिया जाता है। यदि 1000K हो जाता है तो उसको 1 मिलियन बोल देते हैं। 1000 मिलियन हो जाता है तो उसको 1 बिलियन बोल देते हैं। ऐसे ही 1000 बिलियन है तो उसको 1 ट्रिलियन बोल दिया जाता है। तो ज़्यादातर हम बिलियंस की टर्म में ज़्यादा बातें पढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है आज के टाइम, वो लगभग कितनी है, 8 बिलियन के आसपास। और बिलियन को यदि हम सीधा कंपैरिजन करें ना हमारे इंडियन सिस्टम के साथ, तो वो किसके बराबर होता है, 1 अरब के बराबर होता है। हम बोलते हैं 1 अरब 10 अरब करोड़ के बाद आता है जो, तो 1 बिलियन सीधा सीधा 1 अरब के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे ये 5 लिखा हुआ है, 5 उसके बाद 4 3 2 1, पे जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं ये बिलियंस की हैं। तो यहाँ पे क्या बात बोली है, बिलियन साल पहले। और यहाँ पे है 5 बिलियन, मतलब 5 अरब साल पहले जो हमारा सन है ये मतलब इग्नाइट होना या फिर ये जलना शुरू हुआ था। और सन की जो एज है वो 5 बिलियन ऐसे मानते हैं, 5 अरब साल उसको हो चुकी हैं ग्लो करते हुए, और 5 बिलियन साल तक ही ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये आप टाइम में अभी चल रहा है फिलहाल। तो 5 बिलियन ईयर्स पहले जो सन है वो हम बोल सकते हैं उसका ओरिजिन माना जाता है। उसके बाद फिर जो अर्थ का ओरिजिन है वो लगभग कितना माना जाता है, 4.5 बिलियन ईयर्स, लगभग 4.5 अरब साल पहले माना जाता है कि जो अर्थ है इसका ओरिजिन हुआ है। बिग बैंग थ्योरी जो पढ़ते हैं हम, बिग बैंग थ्योरी के बाद की ही जो अर्थ है, अर्थ माना जाता है कि जितने भी ये प्लैनेट्स वगैरह हैं सन से ही टूट के बने हैं। उसके बाद इसको ठंडा होने में टाइम लगा है अर्थ को, उसके बाद जीवन की स्टार्टिंग हुई है। और यदि लाइफ की स्टार्टिंग की बात करें तो ये से थोड़ा सा आगे का टाइम है। ये फिर लगभग आप मान सकते हो 3.9 या फिर 8 बिलियंस ईयर्स की बात यदि हम करें, उस केस में हमारी जो फर्स्ट सेल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट माना जाता है, वो बने हुए हैं। उसके बाद जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस लगभग 3.5 अरब साल पहले मानी जाती है कि वो होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसी के बाद है हमारे एनवायरनमेंट की जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन आई एनवायरनमेंट में, उससे पहले तो हाइड्रोजन गैस ही होती थी। तो शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था जो आज हम देख पा रहे हैं। ये चीज़ें क्या है, टाइम टू टाइम, और ये नहीं कि कल हुई है, परसों हुई है, या फिर पिछली जनरेशन में हुई है। इनको होने में आप इमेजिन कर सकते हो 1 बिलियन ईयर का टाइम लगा हुआ है। उसके बाद जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जब हुई तो ये ज़्यादा अमाउंट में कब इकट्ठी हुई है, लगभग यदि हम बात करें 2.4 बिलियंस ईयर्स के बाद से पहले मतलब। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोट्स हैं वो बने हैं लगभग 2.1 बिलियन साल पहले। ऐसे एक सीरीज है किस तरीके से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन माना जाता है कि कुछ मास एक्सटिंक्शन हुए हैं हमारे अर्थ पे। ये नहीं है कि शुरुआत में जो चीजें बनी है वो आगे की तरफ एडवांस ही होती गई हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, और लगभग माना जाता है 5 बार ऐसा हुआ है हमारी धरती के ऊपर मास एक्सप्लोजन हुआ है, मास एक्सटिंक्शन भी बोला जाता है, जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हुआ है। एक टाइम स्केल होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कभी उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपको दी जाएगी, उसको समझा कैसे जाता है। तो जितने भी टाइम स्केल है ना, उसके अंदर माना जाता है आज तक हम कितने 5 मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर मैक्सिमम 95 या 99% जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसा हो सकता है नेचुरल कैलामाइट्स कुछ ऐसा आए जिसने सब कुछ साफ कर दिया। और ऐसे ही काफी सारे ऐसा माना जाता है, जैसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है, ऐसे ही जैसे रेप्टाइल्स ये थे, डायनासोर थे, और डायनासोर के बाद भी इसी प्रकार का क्या था, एक माना जाता है कि जो मेटेरियोट है वो गिरा अर्थ पे, और उसकी वजह से मैक्सिमम स्पीसीज है वो खत्म हो चुकी थी। और कई सालों तक वो स्पीसीज अच्छे से आगे, कुछ बची खुची स्पीसीज भी आगे नहीं वो हो पाई थी। तो ये काफी ऐसा टाइम हुआ। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स हम पढ़ते हैं, ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल और के बीच में। तो ये कब आए, तो यहाँ से जो ड्यूरेशन है ना आपका पॉइंटों में शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हो आप, 0.7 है, 0.5 है। ये सिंपल क्या है, यदि आप 1 बिलियन को या फिर 1000 मिलियन को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता है, लगभग 700 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियंस में टर्म शुरू हो चुकी हैं। ये मिलियंस का टर्म है, ये मान सकते हो 700 मिलियन साल पहले आपकी क्या आ चुकी है, कोरल्स वगैरह हैं, ये हम पढ़ते हैं जो पोरीफेरा वगैरह ये बनने शुरू हो चुके थे। और स्पंजिज वगैरह है, फंजाई वगैरह है, ये भी लगभग इसी ड्यूरेशन में आए थे। उसके बाद जैसे हम बढ़ते हैं आगे 0.5 500 मिलियन साल पहले, अब मिलियन की बात आ गई है, वह बिलियन की थी। ये बिलियन यहाँ तक था, 1 तक जो आप देख रहे हो, उसके बाद ये बिलियंस का ही जिक्र आ रहा है।
और यहाँ पे यदि हम देखें 0.001 का मतलब क्या है, हम यदि सिंपली इसकी 1000 मतलब 1 मिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल पहले की बात है, यहाँ तक की हुई है। 10 लाख साल पहले के बाद का जो भी ड्यूरेशन है वो इसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो ज़्यादातर हम कवर कर ही लेते हैं। इससे पहले का ही बिल्कुल इवोल्यूशन बिल्कुल शुरू से ही समझते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह, बीज वगैरह हैं। 0.1 का मतलब क्या है कि लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो ये आपके धरती पे आ चुके थे। उसके बाद जैसे प्राइमेट्स हैं हमारे जो पूर्वज माने जाते हैं, वो कब आए हैं, 0.01 मतलब ये मान सकते हैं हम 10 मिलियन साल पहले। उसके बाद 0.005 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब 5 मिलियन, 50 लाख साल पहले क्या आए हुए हैं लगभग हमारे जो आर्डिबिथिकस रेमेडिस। रेमेडिस यही इवोल्यूशन ऑफ मैन में हम पढ़ते हैं, अलग अलग एंसेस्टर आते हैं। फायर का इवोल्यूशन माना जाता है, ये हम देख सकते हैं 0.001 मतलब 10 लाख साल, मतलब 10 लाख ईयर्स एगो, या फिर 1 मिलियन ईयर्स एगो है वो मानते हैं। ऐसे ही हम होमोसैपियंस है वो देख लेते हैं। होमोसैपियंस का ये जो नंबर दिया हुआ है 0.0002, इसको यदि हम किस में काउंट करें, मिलियंस में, मिलियंस में काउंट करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 0.2 मिलियन। और मिलियन 1000 में आगे कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 की फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, लगभग 200 के, मतलब 200,000 साल पहले सकते हैं। और 200,000 साल पहले का मतलब यही है कि 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 20 लाख साल पहले माना जाता है। 20 लाख ईयर्स, 20 लाख ईयर्स एगो हम होमो सैपियंस ह्यूमंस का इवोल्यूशन मानते हैं। उसके बाद जो हमने लिखना कब सीखा, राइटिंग। राइटिंग में अभी एक पॉइंट और आगे यहाँ पे हम सर चुके हैं, जिसमें यदि हम 0.00001 की मल्टीप्लाई ऐसे ही 1000 में इसको लेके आए तो लगभग कितना आएगा ये, 10 के, मतलब 1 लाख ईयर्स एगो, 1 लाख ईयर्स एगो है जो वो हमने लिखना सीखा है। इसके बाद की जो बातें हैं, आगे बहुत सारी बातें और भी आ जाती हैं। ये तो जस्ट एक आइडिया आपको दिया है किस तरीके से हमारी अर्थ पे चीजें हैं वो बदली हैं ह्यूमंस के अकॉर्डिंग, हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। इसके अलावा डायनासोर्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, डिसीज वगैरह हैं, कब बनी है, इनका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो इस चैप्टर में हमने समझना क्या है, सिंपली ओरिजिन ऑफ लाइफ देखना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ओरिजिन की भी दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी दिया है, यूनिवर्स का ओरिजिन एंड अर्थ का ओरिजिन। और अर्थ के ओरिजिन के बाद ये आएगा ओरिजिन ऑफ, और ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जो आपको शुरुआत में दी हुई हैं। तो कैसे माना जाता है कि धरती पे जो लाइफ है वो आई है, तो कुछ थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस जनरेशंस, अपने आप ही चीजें हैं वो बनी हैं, किसी का कोई रोल नहीं है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली घटनाएं। उसके बाद कुछ का मानना है कि स्पेशल क्रिएशंस भी हुआ है, तो भगवान ने बनाई है अर्थ, और इसके अनुसार अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा थ्योरीज हैं ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब है, इस थ्योरी के अनुसार जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो ए बायोजेनेसिस मीन्स नॉन लिविंग थिंग से ही बनी है, नॉन लिविंग थिंग से ही बनी है। और इसके बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, यूरे एंड मिलर ने। यूरे और मिलर नाम के जो साइंटिस्ट, ज़्यादा क्रेडिट यूरे को दिया जाता है, यूरे एंड मिलर को मिलती है कौन सी, बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस में क्या पढ़ने को मिलता है, बायो मीन्स लिविंग, किस मीन फॉर्मेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कोई भी मैटर है उसकी शुरुआत लिविंग से ही हुई है। बोल सकते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसी से क्या होता है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है, न्यू लाइफ ओरिजिनेशन। पहले ऐसे मानते थे कि नॉन लिविंग से अपने आप चीजें हैं वो बनी हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ इसके बारे में बताया था लुइस पास्टर ने। लुइस पास्टर ने काफी कुछ मिक्रोब से रिलेटेड किया, और वहाँ पे उन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी है उसको बताया था। इस तरीके से पढ़ते हैं कि पेनस्पर्मिया की थ्योरी भी होती है कि पेनस्पर्मिया किसी अदर प्लेनेट से आउटर लाइफ या फिर फॉरेन लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि किसी दूसरी प्लेनेट से कोई सीड टाइप की चीज है या लाइफ का एक छोटा सा अंश आया है, और उसी से हमारी अर्थ के ऊपर जो इवोल्यूशन है आगे फर्दर हुआ है, ये पेनस्पर्मिया थ्योरी भी मानते हैं। तो ये रहती है आपकी थ्योरीज ऑफ
ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन भी होती हैं, ओरिजिन के बाद इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन में डार्विन का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। डार्विन का खासकर नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा लैमार्किज्म, लैमार्क से रिलेटेड एक थ्योरी है जो कि इससे रिलेटेड रहेगी, जो एक्वायर्ड करेक्टर से रिलेटेड। कुछ करेक्टर हम बाहर से एक्वायर करते हैं, एनवायरनमेंट से, चेंज एनवायरनमेंट से, और वो बार बार आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ते रहते हैं। एक रहता है म्यूटेशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं, म्यूटेशनल थ्योरी, जिसको किसने बताया था? ह्यूज ओ डी वेरिज ने। और इसने क्या बताया था? जो म्यूटेशंस से जो इवोल्यूशन होता है वो एकदम से होता है। एक साल्टेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी ने डिस्कस किया था। साल्टेशन मीन्स एकदम से आने वाली, जो पहले कुछ नहीं था, एकदम से कोई चेंज आया और उससे एक नया इवोल्यूशन वो देखने को मिला। तो साल्टेशन का कॉन्सेप्ट म्यूटेशनल थ्योरी में जो डी वेरिज ने दिया था। इसके अलावा यहाँ पे हम चैप्टर के अंदर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। एविडेंसेस मतलब क्या क्या हमको सबूत मिलते हैं, जैसे कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजिकल भी बोलते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो हम स्टडी करके ज़मीन से निकालते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो इस तरीके के एविडेंसेस हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। होमोलॉगी क्या होता है, होमोलॉगी, एनालॉगी, इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक भी बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने करते टाइम। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, मैन के द्वारा किया जाने वाला इवोल्यूशन, या फिर मैन जब पार्टिसिपेशन करता है इवोल्यूशन में, उसको एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर ब्रीफ एक अकाउंट भी मिलते हैं आपको इवोल्यूशन के, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अंदर किस किस का डिस्कशन मिलता है आपको। रेप मिलता है, रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पार्ट्स का भी हालांकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, डिटेल ज़्यादा नहीं है उसकी। उन फ्लो चार्ट से या फिर एक जो आपको डायग्राम है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम पढ़ते हो मैमल्स, डेट दी हुई है डायरेक्ट, और डेट से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, उनमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है। ऐसे ही मैन का इवोल्यूशन भी है वो पढ़ने को मिलता है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में हैं। इसके अलावा अडप्टिव रेडिएशन से भी रिलेटेड मिलता है आपको, अडप्टिव रेडिएशन या फिर पैरेलल इवोल्यूशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है, रहेंगे। तो ये चैप्टर आपका एक स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे। जैसे शुरुआत में थ्योरीज ऑफ ओरिजिन है, फिर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हम मान सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये था एक ब्रीफ अकाउंट चैप्टर का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप बनने वाली जनरेशंस का मतलब क्या है। इसने क्या बोला है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अनुसार ये आपको डायरेक्ट है पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में क्या बात की गई है। इसमें लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली, लिविंग से नहीं बनेगी, लिविंग से तो बायोजेनेसिस थ्योरी है वो समझाती है हमको। बायोजेनेसिस कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों से नहीं, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि दोनों से ही प्रूव करे। फ्रॉम नॉन लिविंग ओनली, नॉन लिविंग थिंग्स से ही जो थ्योरीज है वो अपने आप ही बनी है। लाइफ अराइजेज नीदर फ्रॉम, अब किसी न किसी चीज़ से तो बनेंगी ना, या तो लिविंग चीज़ें होती हैं या फिर नॉन लिविंग होती हैं। अब बनी स्पॉन्टेनियस है ये बात ठीक है, लेकिन आगे जो इसने रहता आती है ना, नीदर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये कॉन्सेप्ट कुछ समझने का नहीं है। तो यहाँ पे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए हम मानते हैं लिविंग से बनती हैं और केवल नॉन लिविंग से बनते हैं और अपने आप ही बनती है। ये कोई भी जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस, इस थ्योरी के अनुसार यही माना जाता है। फिर पहले था ही नहीं, लिविंग नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, तो बनेगी तो जाहिर सी बात है नॉन लिविंग से ही, और वो अपने आप बनी है, ये जरूर है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप ही बनना, इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैलेंटोलॉजिकल, अभी मैंने वर्ड डिस्कस किया था। पैलेंटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फॉसिल से रिलेटेड। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्कवर करते हैं अर्थ से निकाल के और करते हैं, जैसे डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल स्टडी करते हैं ना, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहलाते हैं। एविडेंसेस मीन्स सबूत।
जिसके बेस पे हम अपने फैक्ट दें कि भाई ऐसी ही हुई होगी चीजें। अब जाके तो किसी ने नहीं देखा उतने टाइम पहले, कौन था, ना कोई कैमरे थे ना कोई लोग थे वहां पे, तो एविडेंसेस के बेस पे हम क्या मानते हैं कि चीजें ऐसी हुई होगी। तो यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेनली फॉसिल्स के बारे में, एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स, ये आपके अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, हालांकि एविडेंसेस के एक प्रकार के ये भी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मानते हैं। एविडेंसेस एम्ब्रियोज किस तरीके से डेवलप होते हैं वोम के अंदर, या फिर जो वोम नहीं है इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं वो किस तरीके से मैच करती हैं एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे से, वो पढ़ी जाती हैं डेवलपमेंटल एम्ब्रियो में। तो हमारा आंसर फॉसिल से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं या फिर conceptual ज़्यादा मिलेंगे। ये एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड मिल जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स मींस जो जीन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो एक ग्रुप में किस तरीके से काम करते हैं, या फिर पॉपुलेशन के अंदर हम किस तरीके की वेरिएशन देखते हैं। और इसको समझाया था किसने, हार्डे एंड विनबर्ग ने। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल, इन्होंने एक क्या दिया था, अपना एक सिद्धांत दिया था जिसके बेस पे इन्होंने पॉपुलेशन के अंदर आने वाली वेरिएशंस को किस तरीके से या फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होती है ऑर्गेनिजम्स की या एलिल्स की, उन्होंने समझाया था। और इसके अनुसार हम क्या समझते हैं, पी स्क्र प्लस 2pq, बुक में दी हुई है अपना एक बिल्कुल थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मूला, और उसके बाद क्यू स्क्र इक्वल टू, इनके अनुसार ये कॉन्सेप्ट है वो समझा था। और जो P है एंड Q है ये दोनों मिलके आपका 1 बनाते हैं। मतलब जितने P का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने नंबर में हमारे जीन प्रेजेंट है। जैसे इसमें आया है ना, जीन किसी पॉपुलेशन में जीन M और जीन M, स्मॉल m और कैपिटल M, कैपिटल और स्मॉल m की बात ये बोला इक्वल नंबर में है। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन रहता है का जो थोड़े हद तक आपको कंफ्यूज कर सकता है। और क्वेश्चन ज्यादातर इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं इस थ्योरी में, यही है कि मान लो जैसे हमारे जो करेक्टर्स होते हैं पेयर्स में होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, कैपिटल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम हो सकता है और स्मॉल एम हो सकता है। अब कोई भी करेक्टर है ना इन्हीं 3 फॉर्म में मिल सकता है किसी भी पॉपुलेशन में, और इनको बनाने का जिम्मा किसका है, तीनों फॉर्म का, एक तो कैपिटल एम का है और एक स्मॉल एम का है। ये क्या है, हमारे एलिल्स हम बोल सकते हैं इनको। एलिल्स किसी भी पॉपुलेशन में क्या मिलते हैं, एक करेक्टर के लिए ज्यादातर केसेस में 2 एलील हम पढ़ते हैं। हालांकि और भी मल्टीपल एलिज्म भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 एलील्स का जिक्र करते हैं। और दोनों एलील मिलके ही क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन है उसको के अंदर वो पाए जाते हैं। अब इसने बोला है कि एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, और दोनों का सम है कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों एक, मतलब टोटल कुछ नहीं पाया जाएगा। और दोनों क्या बोल रहे हैं इसने, इक्वल हैं। यदि इसको एक्स मान लिया और इसको एक्स मान लिया हमने, तो क्या है कि अमाउंट की बात करें हम 1 के बराबर ही है, टू 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इक्वल टू 0.5। मतलब m है वो भी 0.5 है और स्मॉल m है वो भी 0.5 है, का जो नंबर हम बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इनकी अमाउंट कितनी है। और आपसे इस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसे P और Q में बोल दिया, अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। P की वैल्यू दे दी 0.3, तो Q की वैल्यू आप कितनी निकालोगे, 1 में से माइनस कर लो, 0.7 आ जाती है, सिंपल। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और फिर आपसे इस फॉर्मूले में लगा के वैल्यू पुट पूछी जाती है, परसेंटेज में पूछ सकता है या पॉइंटों में, वो देख लेते हैं कैसे। अब जैसे इस क्वेश्चन को ही समझेंगे, ने बोल दिया कैपिटल एम और स्मॉल एम 0.5 है, और आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज कितनी आएगी। परसेंटेज किसकी, अब ये तो एलिल हैं लेकिन हमारे करैक्टर तो पेयर में मिलते हैं, कैपिटल एम कैपिटल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम और स्मॉल एम स्मॉल एम। अब इनकी क्या क्या परसेंटेज रहेगी या फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शन पूछा जाए वो पॉइंटों में आती है वैल्यू, और परसेंटेज पूछी जाए तो वो परसेंट मतलब 100 में से निकाली जाती है। अब एम का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये भैया यदि हम यहाँ पे समझें, इसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस 2 क्यू
प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हमारी जो वैल्यू है वो आती है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, 0.5 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, या फिर एम कैपिटल एम, पी किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, डोमिनेंट ट्रेट के लिए, डोमिनेंट ट्रेट। और क्यू किसके लिए यूज करते हैं हम, रिसेसिव ट्रेट के लिए, स्मॉल वर्ड के लिए, जैसे स्मॉल में। अब क्या करेंगे, जैसे ये है, ये मान लो पी है, ये क्या है, क्यू है। सिंपली इनकी वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू 0.5 प्लस क्यू मतलब 0. और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं इतना आएगा 0.25 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 0.25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0.50, क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.50 प्लस और यहाँ पे क्या है 0.25, आएगा नंबर 1 ही। अभी आएगा प्रोपोर्शन में। और ये स्क्वायर जब हम कर देते हैं ना तो वैल्यू हमारी किस में आ चुकी है, ये जैसे ये आई है कैपिटल एम की, या ये कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये आई है स्मॉल एम की, प्रोपोर्शन में आ चुकी है वैल्यू। या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आई है। अब पूछा इसने परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, सिंपल 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 टोटल 1 है हमारा। और वैसे निकालो तो जैसे हमको किसकी पूछी है, कैपिटल एम की पूछी है, इसका फ्रैक्शन कितना है 0.25, टोटल कितना है 1, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 25% आ गया। इस तरीके से कैपिटल एम स्मॉल एम का पूछा जाए तो सीधी मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, कितना आ गया 50%। ऐसे ही इसका कितना आ गया 25% स्मॉल एम का। तो ऐसे आपसे इस क्वेश्चन में तो कंडीशन इसने हटा दी कि इतनी आई हुई है, वरना आपसे कोई भी यदि एक का भी दे दिया जाए ना इस तरीके से, या फिर कोई भी वैल्यू दे दी जाए, जैसे मैं दे देता भाई एम की ये है और स्मॉल एम की फाइंड आउट करो, सीधा आपने क्या करना है 1 में से माइनस करना है। जैसे इसमें 0.9 आ जाता है और इसमें 0. क्या आ जाता आपका 8 आ जाता। और यदि दे दे वैल्यू किस में, स्क्वायर में, यदि स्क्वायर में दे देना इस तरीके से, फिर एक बात ध्यान रखना, आपका वो कंप्लीट स्क्वायर में ही मिलेगी वैल्यू। कंप्लीट में कैसे, जैसे इसमें दे दी जाए स्क्वायर में आपकी 16 0.16 दे देगा, और इसमें बची हुई वैल्यू है फिर आपको क्या करनी है 1 में से माइनस करके निकाल लेनी है। जैसे इसमें कितनी आ जाएगी 16, हम माइनस करेंगे तो लगभग 84 है, वो आ जाती है। लेकिन ये स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, वो इतनी आपकी काम नहीं करेंगी। कब, स्क्वायर में आपको तीनों की वैल्यू दी जाएगी, फिर स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2p क्यू, तभी ये आपका स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। वरना यदि कोई भी वैल्यू ऐसे स्क्वायर में दे दी जाए 0.1, ये मैंने है ना इस तरीके से बताया, एक वैल्यू इस तरीके से दी जाए और आप पूछा जाए कि फ्रैक्शन बताओ, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पे इस टाइप के ही बनेंगे आपके इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पहले तो स्क्वायर रूट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे 0.4 आ चुका है, फिर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारी पी की वैल्यू आ गई है, और क्यू की क्या आएगी, 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 आया, फिर क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.36, और 2p क्यू की 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.48। और जब इस वैल्यू को इसको 1 बनेगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि एक वैल्यू आपको 0.16 दे दी मान लो पी स्क्वायर की, तो क्यू की स्क्वायर की आप 1 में से माइनस करके निकाल लो 84, वो आपका रोंग हो सकता है। पहले इसको क्या करो, सिंपल पी में लेके आओ, मतलब इसका स्क्वायर रूट करो 0.4 के बाद क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में से माइनस करो 0.6, फिर 2p क्यू की आप वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते। तो ये फॉर्मूला रहेगा ना जो इसके बेस पे, ये जस्ट दो वैल्यूज का ही सारा का सारा रिजल्ट है। एक वैल्यू आपको पॉइंट में दे दी ना, और वो देखना आपने पी की दे रखी है पी स्केयर की दे रखी है। पी की दी मिलेगी तो सिंपल आपका कोई भी नंबर मिल सकता है 0.3 0.1, लेकिन क्यों पी स्केयर में वैल्यू दी मिलेगी ना, कंप्लीट स्क्वायर में मिलेगी। जैसे 0. ये मिल सकता है आपको 36 या फिर 81 भी मिल सकता है, या फिर 49, इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में मिलेगी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये याद रखना है, एक वैल्यू यदि आपको पास है, दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो, और वहां से आपको किसी का भी फ्रैक्शन आपसे पूछा जा सकता है, खासकर 2p क्यू का ज्यादा पूछ लिया जाता है। ये तो मैथ में भी आता है ना फॉर्मूला,
क्या रहता है, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर डिवीनबर्ग ने दिया था। इसके अलावा इसको खोल के तो हम मैथ में पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 का याद रखना है बस आपने। और बाकी थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हो सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो वहां से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने क्या देखा है, 25%, 50% और 25% हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा इक्वल के बेस पे। और कुछ वैल्यू दे देता तो उसका मैंने आइडिया आपको दे दिया है, वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो सोल्व करने की। और क्वेश्चन इससे बाहर ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, ना नीट में मिलते हैं, पॉइंटों में वैल्यू देके और उससे पूछ लेता। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज एक्टिव इन प्रिमिटिव अर्थ। जो पुराने वाली अर्थ थी, जब अर्थ शुरू शुरू में बनी थी, उस केस में कौन सा एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में था। और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की बात करें, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट। अर्थ में तो अलग अलग बात है कि काफी सारे एलिमेंट है, वो अर्थ क्रस्ट में अलग हैं, उसके बाद मेंटल लेयर में अलग हैं, में अलग हैं। लेकिन और गैसेज में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन गैस ज्यादा है। लेकिन प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में सिंपल सी बात है, ऑल कंक्लूजन निकाले हम, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है पूरे यूनिवर्स में। तो हाइड्रोजन ही था शुरुआत के अंदर। एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उस टाइम रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की वजह से ही माना जाता है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, वो हुआ है। और यदि ऑक्सीजन होती ना अच्छी खासी अमाउंट में उस केस में, तब इवोल्यूशन नहीं हो सकता था। ऑक्सीजन क्या है, इवोल्यूशन मतलब आगे बढ़ाने में तो हेल्पफुल है, जैसे हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन शुरुआती फेज में किसी भी चीज को बनने के लिए ऑक्सीजन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन वाला एनवायरनमेंट होता ना, तो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट या रिडक्शन वाला एनवायरनमेंट, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन होने की वजह से ही, काफ़ी थ्योरी हैं जो इसको बिल्कुल सही प्रूव करती हैं कि रिडक्शन हुआ उस केस में, तभी हमारे पास क्या हुआ, आज इवोल्यूशन है वो देखने को मिला। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करती रहती है चीज़ों का, और ज़्यादा ऑक्सीजन तो फिर भी हमारे लिए नुकसानदायक ही है। जैसे हम 21% में रहने की हमको आदत है, यदि ये सोचे ना ऑक्सीजन अच्छी चीज़ है और हमको 100% ऑक्सीजन में रखा जाए, तो हम वो तो कुछ पेशेंट को दी जाती है मेडिकली, वो अलग बात है प्रॉब्लम के टाइम। लेकिन यदि हमको इसी में रखा जाए काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेंट्स हम पढ़ते खाते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बनते रहते हैं, तो वो बाकी की सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, काफी सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में। तो ये नहीं है कि ऑक्सीजन अच्छी चीज है तो ये हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। तो हर चीज का एक लिमिट अमाउंट है, और उसी के बेस पे ही इवोल्यूशन में एक ऑर्गेनिज्म अपने आप अडप्ट किए हुए है। तो शुरुआत आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन में ही ज्यादा, उस टाइम हाइड्रोजन ज्यादा एनवायरनमेंट में था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड विद डार्विन। डार्विन ने किससे रिलेटेड बताया था, मैंने अभी आइडिया दे दिया था आपको, नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड। नेचर ऑर्गेनिजम्स को परखती है, टेस्ट लेती है, और जो ऑर्गेनिज्म उसके बेस पे उसको सही लगता है, तो उसी को वो सर्वाइव करने का मौका देती है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को निकालती रहती है आराम आराम से अर्थ से। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया था। डार्विन फिंचीज भी हम पढ़ते हैं, डार्विन फिंचीज जिनको उन्होंने स्टडी किया था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, और 13 टाइप की स्पीसीज है वो स्टडी की थी। और वहीं से बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। इनका कौन किसने दिया था, ह्यूजो डी वेरिज ने, जो डी वेरिज ने। और जबकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का लेमार्क ने दिया था, लेमार्क। और ये तीन साइंटिस्ट ही किसके बारे में समझते हैं हम, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ते, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो ये आपको बेसिक्स आइडिया याद रखना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आपके। फोर लिम्स ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। वर्टिब्रेट्स में जो फोर लिम्स हैं, आगे के जो पांव या फिर हम बोल सकते हैं इंसानों में आंत हैं, और इसके अलावा बाकी सारे जो वर्टिब्रेट्स में आपकी आ जाती हैं फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, के अलावा एव्स, ये ज्यादातर हम पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोम्स भी आ जाते हैं हालांकि,
तो काफ़ी सारी क्लासेज हैं फिजिक्स की, 2 क्लासेज हम पढ़ते हैं, बाकी ये सारे क्या हैं, 4 हैं, ये 4 अलग से हैं। उसके बाद 4 और 2 6 और एक और क्लास आ जाती है साइक्लोस्टोम्स की, 7 क्लासेज आती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये सारे की बात इन्होंने की है कि जो इनके आगे के जो हम बोल सकते हैं पाँव होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है। अब इनके आगे के जो पाँव हैं वो फिशीज में फिन्स होते हैं जो इनको स्विमिंग में मदद करते हैं, स्विमिंग में एम्फीबियंस हैं, और ये इनको किस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में। एव्स को फ्लाइंग में मदद करते हैं, और मैमल्स को ज़्यादातर हम जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में तो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, इसके अलावा बाकी मैमल्स में भी ये लोकोमोशन का ही काम करते हैं, इधर उधर जाने के लिए मदद करते हैं जानवरों को। तो जो आगे के यदि हम लिम्स की स्ट्रक्चर देखें, वो ओरिजिन उनका बेसिक होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है लगभग, जैसे हमारी बोन्स वगैरह होती है ना फोर लिम्स में, ये रेडियस अल्ना वगैरह ह्यूमरस वगैरह, ये लगभग सब में सेम होती हैं, लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर सेम फंक्शन अलग, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। और यदि उल्टा हो, फंक्शंस क्या हो, सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालॉगी मतलब एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन, तो दूसरी की जगह हम काम कर ले, जैसे सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स चलते हैं आजकल क्रिकेट में कि वो बैट्समैन है उसकी जगह हम दूसरा बैट्समैन खिला सकते हैं। तो ऐसे ही एनालॉग्स मतलब एक प्रकार का मान सकते हो आप, फंक्शन वही करना है, स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी, बैटिंग का ही करना है, मतलब ये बात है एनालॉगस की। होमोलोगस, होमो मीन सेम, लोगस मीन स्ट्रक्चर। कनेक्टिंग लिंक क्या करते हैं, ये दो अलग जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे ए बीच में हमने पढ़ा था एक आर्कियोटेरिक्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म माना जाता है जिसके अंदर एव्स मतलब बर्ड्स के भी करेक्टर थे और रेप्टाइल्स के भी करेक्टर माने जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन जो आज हमारे यूज में नहीं है, इससे पहले वो काफ़ी यूजफुल थे। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो टेल है, टेल पहले काफ़ी यूजफुल थी, अब उसका कोई यूज नहीं माना जाता, तो वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसने जो करेक्टरिस्टिक ऑर्गन की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन मींस नॉन लिविंग, जो कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया, तो छोटे मॉलिक्यूल से मिलके ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिक, कुछ हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं, इससे बने हैं इनऑर्गेनिक से। तो उसके बारे में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने प्रूव किया था, तो वो क्या था, मिलर एंड यूरे ने। यूरे एंड मिलर दोनों का ही हम मानते हैं नाम, और ज़्यादातर इसके बारे में, मिलर के बारे में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है वो स्टडी पढ़ने को मिलती है। दोनों ही मतलब एक्सपेरिमेंट किया था दोनों ने। हार्डिन एंड हार्डिन एंड ओपरेन, ये दोनों साइंटिस्ट है ना, इन्होंने कोसरवेट्स का बताया था। कोसरवेट्स मतलब किस तरीके से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आगे जुड़ जुड़ के उन्होंने फर्दर जो ऑर्गेनिक या सेल टाइप की चीज़ें हैं वो बनानी शुरू कर दी थी। बेसिक जो शुरुआत थी ना इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने की, वो यूरे एंड मिलर ने बताई थी, लेकिन बात इन्होंने बता दी थी, पहले किया था। हम एनसीईआरटी में भी देखेंगे ना, हेल्डन एंड ओप्रेन ने पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और यूरे एंड बाद के हैं, और जो बाद वालों ने ना बात पहले वाली बताई हुई है, और जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने आगे का स्टेप क्लियर किया हुआ है। ये थोड़ा सा आपको स्टेप याद करने पड़ेंगे किसने क्या बताया है। तो यहाँ पे सिंपली केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मिलर ने या यूरे, दोनों नाम आ जाए तो। और इन्होंने किसके बारे में, कोसरवेट्स मतलब कुछ ऐसे एग्रीगेशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में एग्रीगेट होके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और आगे वो क्या है फिर बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो सेल ऑर्गेनेलिज में फिर सेल बनती हैं। इस तरीके से जो आगे की तरफ इवोल्यूशन वो बढ़ जाता है। आगे आपसे पूछा हुआ है मोर आइडेंटिकल डेंटिशन। डेंटिशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन माउथ, या फिर बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी या फिर जबड़े में। तो हमारा जो मैन, मॉडर्न मैन है, उसका डेंटिशन, दांतों का जो अरेंजमेंट है वो किसके साथ ज्यादा मैच करता है। इनमें आपको दो नाम में दिए, एक तो रामाटिकस, एक डायटिकस। रामा मीन्स ये मैन लाइक थे, जो श्री राम, ये हम याद रख सकते हैं ह्यूमन लाइक के लिए रामापिथिकस, और डायपिथिकस ऐसे थे ये ऐप लाइक थे, ये बंदरों जैसे होते थे। तो मैन लाइक थे जो जाहिर सी बात है, डेंटिसन रामापिथिकस का ही मैन करता था। ड्रायोपिथिकस क्या है, ये एप लाइक, बंदरों जैसे जो
एंसेस्टर हैं, बंदरों के एंसेस्टर मान सकते हैं हम ड्रायोपिथिकस को। रामापिथिकस क्या है, ह्यूमंस या होमोसैपियंस के एंसेस्टर हैं। जाहिर सी बात है डेंटिशन अरेंजमेंट भी इन्हीं के साथ ही मैच करेगा। नेक्स्ट, वेरिएशन काज्ड बाय म्यूटेशन वाज प्रपोज्ड बाय ह्यू जोडी वेरिज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट बताया था, इन्होंने बताया था जो म्यूटेशन है ना वो रैंडम होती हैं। रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, अच्छी भी, बुरी भी, और डायरेक्शन लेस होती हैं। डायरेक्शन लेस मतलब नेचुरल सिलेक्शन में तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन, उसमें तो जो मानते हैं कि डार्विन ने बताया था कि ऑर्गेनिज्म को किसी एक पार्टिकुलर करेक्टर के लिए वो क्या कर लेती हैं, अच्छे से एडप्टेबल बना लेती हैं। मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार का डायरेक्शन उनके पास होता है। लेकिन ये जो डिटेरिज ने बोला था डायरेक्शन लेस होती हैं और ये एकदम से होती हैं। अल्टेशन का कॉन्सेप्ट मतलब एकदम से होना देखा जाता है म्यूटेशन का। ये नहीं है कि जैसे 100 साल या फिर 100 मिलियन साल तक कुछ नहीं चेंज, उसके बाद आने वाली 10 साल 15 साल या 100 साल में बहुत अच्छा चेंज है वो देखने को मिला। तो ये साल्टेशन का कॉन्सेप्ट भी ह्यू जोडी वेरिज ने दिया था और इन्होंने ही बताया था। रैंडम होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, और डायरेक्शनलेस किसी भी चीज में हो सकती हैं वो, अच्छी भी करेक्टर भी आ सकता है ऑर्गेनिज्म में और बुरा भी आ सकता है। तो नेचर के लिए जरूरी नहीं है कि नेचर के लिए उसको अडॉप्ट करने वाला करेक्टर ही मिले। और नेचुरल सिलेक्शन में केवल इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में ही क्या देखा जाता है, इवोल्यूशन देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग होमिनिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, यदि आपको आते हैं तभी ये सोल्व हो पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। इस टाइप का यदि आपको मैचिंग मिल जाए ना, फिर आप ये देखो कि मैचिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही है। अब जैसे देखो इसमें ट्रिक थोड़ा सा बताने की कोशिश की है ताकि इसका यदि कोई आंसर होगा तो फिर तो आप डायरेक्ट कवर ही कर सकते हो। अब यहाँ पे ए के साथ में ना, या ए बी सी डी में एक जैसे ऑप्शन आए हुए हैं, और यहाँ पे यदि हम बात करें इन ऑप्शंस की भी, ये भी क्या है, डायरेक्ट तीन जगह पे आए हुए हैं। इसका मतलब आपको ए का थर्ड और डी का सेकंड पे तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इस काफी ट्रिक काम कर जाती है। उसके बाद कंफ्यूजन किस पे है थोड़ा सा, यदि हम बी और सी पे देखें, और बी और सी में यदि हम बात करें यहाँ पे इनके ही, तो हमने सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया, वन एंड फोर्थ हमारा बचा हुआ है। अब ये वन और फोर्थ को देख लो, यदि आपसे कवर हो सकते हैं, जैसे वन और फोर्थ, इनका यदि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है तो वहीं से आपका सॉल्व हो सकता है। और बचे कौन कौन से हैं, बी और सी, ये दो बचे हुए हैं। होमो इरेक्ट, होमो निंथेलिनिस। अब इसको देखते हैं ना, ये लगभग हमारे होमो सैपियंस जो सबसे एडवांस मैन माना जाता है ना, उसके बिल्कुल पास का ही है। और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ब्रेन की कैपेसिटी मानते हैं हम, सीसी के अंदर मापते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे इंजन की कैपेसिटी मानते हैं ना, कितने सीसी का इंजन है, वही एक प्रकार का वॉल्यूम से रिलेटेड होता है ये। तो नेंडरथेलिस है ना, ये हमारे होमोसैपियंस के पास के ही है बिल्कुल। इन्हीं से होमोसैपियंस का इवोल्यूशन माना जाता है। और होमोसैपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, लगभग 1400 टू 1600 तक मिलती है इसी तक। तो ये दोनों में यदि हमको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे निंडरथेलिस, और यहाँ देख सकते हैं 1400 सीसी बचा हुआ है, और एक ये इरेक्टस। इरेक्टस थोड़ा शुरुआत का है जब इवोल्यूशन की बात चल रही थी। अभी हम देखेंगे भी एक चार्ट से, और यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, होमो निंडरथेलिस क्या है, फोर्थ के साथ है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें बी का फोर्थ के साथ है, और बच गया वो ए के साथ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। वरना तो ये जो क्यूबिक कैपेसिटीज हैं, ऐसे क्यूबिक सेंटीमीटर में जो क्रेनियल कैपेसिटी दी हुई है, ब्रेन का साइज दिया हुआ है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक जैसे इसमें सीरीज भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, जिसके अंदर जो हमारा ड्रायोपिथिकस है, उसके बाद रामापिथिकस है, उससे मतलब ड्रायोपिथिकस से ही हमारे रामापिथिकस बने हुए हैं। फिर अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है और काफी नाम आ जाते हैं। कुछ नाम आपको कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे इसमें होमोसैपियंस फोसिल्स, उसके बाद होमोसैपियंस सैपियंस, जो मॉडर्न मैन है का जिक्र दिया हुआ है, मॉडर्न मैन। इसके अलावा ये काफ़ी सारे अब ऐसी स्पीसीज आई हैं जो ह्यूमन, जो मॉडर्न मैन के एंसेस्टर माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। और इन्हीं के बीच में ये निंडरथेलिस मैन है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, होमोसैपियंस सैपियंस में। और ये फोसिल्स, नाम ही फोसिल्स रख दिया ये क्योंकि हमारे आज जैसे ह्यूमंस के साथ मैच नहीं करते हैं, कुछ मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ही आता है निंडरथेलियंस, और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, लगभग 1400 सीसी। और इनकी आपको कैपेसिटी याद रखनी पड़ेगी। और कैपेसिटी में भी क्या हुआ है, एक ग्रेडेशन मिलता है हमको।
समझने वाली बात ये है कि ग्रेडेशन के बेस पे काम हो रहा है, यहाँ पे एक इंक्रीज है, बढ़ रहा है। और ब्रेन साइज या फिर क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना क्या शो करता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक साइज में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हमने जो काफ़ी सारी जो हम देख रहे हैं जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सुधार है, ह्यूमन को देख सकते हैं दूसरी स्पीसीज के साथ, दूसरे जानवरों के साथ कंपैरिजन करके कितना ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, अपने आप को एडवांस बना लिया है। और एडवांस बनाने का सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट ब्रेन से है, कितना है या ब्रेन कितना डेवलप्ड सकते हैं। और ये डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? सिंपल साइज से। अब देख लो यहाँ पे 350 टू 450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसके बाद ये क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा एक ट्रेंड याद रखना पड़ेगा। और ट्रेंड किस बेस पे? जैसे ये आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इसके बाद कौन आया है, वहां से भी आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने बताया था निएंडरथैल अपने ह्यूमंस के पास का ये एंसेस्टर है, और जबकि होमो इरेक्टस अब वो थोड़ा बाद का है, मतलब पहले का है, हम मान सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्यूबिक सेंटीमीटर वाली जो बात है, क्यूबिक या फिर क्रेनियल कैपेसिटी वाली, ये डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टिविटी क्रिएट करते जा रहे हैं। पहले नॉर्मल दवाई से उनका इलाज हो जाता था, एक इंजेक्शन से काम चल जाता था। आजकल काफ़ी सारे एडवांस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ों कवर करने के। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था जो पुराने वाली एंटीबायोटिक्स थी, जो नई स्ट्रेन्स पे बोलते थे ना, एक लहर आई है स्ट्रेन्स, नई स्ट्रेन्स पे वो पुराने वाली एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती, क्योंकि इवोल्यूशन हर एक चीज में देखा जाता है। वायरस ने भी अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और उस प्री एग्जिस्टिंग अपने आप को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। उसी की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी भी पैथोजन के अंदर वो देखी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना वो ही सही रहेगा। उसके अंदर कुछ वेरिएशंस पहले थी और कुछ ने क्या किया, चेंज किया। बैक्टीरिया के केस में एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन जीन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंट जीन। और इन जीन्स की वजह से ही उनके ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ता, वो किल नहीं होते हैं जल्दी। ये डायरेक्ट ही आपसा ट्रांसडक्शन वगैरह बैक्टीरिया में होता है, डाइवर्ज और कन्वर्जेंट ये होमोलोगस एनालोगस के अंदर पढ़े जाते हैं। एडप्टिव वेरिएशंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आंसर आपका डायरेक्ट ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ shows that life forms had a trend moving from। ट्रेंड मीन्स वही बात है, एक अपग्रेडेशन मान सकते हैं। जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे आया है? लैंड टू वाटर तो नहीं आया, वाटर टू लैंड जरूर आया है। इवोल्यूशन है वो इसके अंदर माना जाता है ओशियंस में, शुरुआत में ओरिजिन, बिल्कुल इवोल्यूशन ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ वो किस में मानी जाती है? एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, वाटर एक मीडियम का काम करता है। और वाटर एक ऐसा मीडियम है जो काफी सारी रिएक्शंस के लिए मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह केमिकल्स को मूव करने में मदद करता है। तो इस वजह से ओशियंस में माना जाता है ओरिजिन हुआ है, और ओरिजिन होके फिर वाटर से लैंड की तरफ हम बढ़े हैं। और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, ये इसके निडेरिया, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केलिमेंथ, ये शुरुआत वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लेस एडवांस हैं। ह्यूमंस तक पहुंचते पहुंचते हम टेरिस्ट्रियल हो चुके हैं। पोरीफेरा तो समुद्रों में, ओशियंस में मिलता है। इसके अलावा जो सिलिंट्रेटा वगैरह भी वाटर के अंदर ही मिलते हैं। प्लांट्स की भी बात करें, डिविजन्स में जैसे एल्गी देखते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स देखते हैं, उसके बाद फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स फिर आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, नोस्पर्म्स, और उसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स। 11th में ही पढ़ते थे ना प्लांट किंगडम में, वहां भी देखते थे एल्गी वाटर में मिलती हैं, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का, दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। टेरिडोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट इनको बोला जाता है, लैंड में आके सर्वाइव करना शुरू कर गए थे। या वेस्कुलर प्लांट भी इनको बोला जाता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। और ये तो एडवांस प्लांट है जो आज हम देखते हैं। तो ये तो टोटली क्या है, लैंड पे रहते हैं। तो वाटर से लैंड की तरफ ही इवोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है। और जियोग्राफी में पढ़ते हो आप अलग अलग टाइप की जो रॉक्स हैं वो कितनी, मतलब इनकी गहराई के हिसाब से रहता है, कितनी गहराई से हम निकालते हैं
ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिंपली हमको तो यहाँ पे याद ही रखना है बस, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे फॉसिल्स। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सेशन लंबा जरूर चला गया, फर्स्ट पार्ट आपको पता ही है लंबा ही चलता है, क्योंकि उसमें हम बेसिक आइडिया भी डिस्कस करते हैं। तो ये वही पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड है। निंडरथल जो मैन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी आप पूछा हुआ है, और उस पर जोर दे के आपको बात बताई थी, लगभग 300 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलती है कैपेसिटी निंडरथल मैन्स की। और इससे पहले भी हमने आपको आइडिया भी हो, स्टेबल में भी थोड़ा सा अगर वो कर ली था, वहाँ से अब आप देख सकते 1400 के आसपास ही मिलती है। इसमें भी आया था ना होमो निंडरथल 1400 सीसी, तो वहीं से था तो क्वेश्चन। के बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ फॉर द इनवर्टिब्रेट्स वर एग्जिस्टेड। कितने साल पहले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो माने जाते हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इनवर्टिब्रेट्स मीन्स जो हम अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ, पोरिफेरा से, और जो लास्ट में आता है ना हेमिकोर्डेटा, काइनोडर्मेटा, खासकर जो लास्ट का है हेमिकोर्डेट्स, हेमिकोर्डेट्स तक का इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन स्टार्टिंग की बात करिए, पोरिफेरा कब बने हैं, लगभग 500 मिलियंस ईयर्स एगो में बोला, 500 मिलियंस ईयर्स एगो में इनका इवोल्यूशन मानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेप्टाइल का इवोल्यूशन कब हुआ है, मैन का कब हुआ है, ये डायरेक्ट ही मिलेंगे आपको, ये तो क्रैम ही करने पड़ेंगे। इन स्टेप में याद रख सकते हो किसके बाद कौन आया है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल आपको मिलेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से, हार्डी प्रिंसिपल। और वो क्या है आपके, सिंपली जीन्स के ऊपर बेस्ड थे, हमने न्यूमेरिकल करके भी देखा है, किस टाइप के बन सकते हैं वो भी आपको एक आइडिया दे दिया है, वो है प्रैक्टिस का काम। इस तरीके से हमने आज फर्स्ट पार्ट उसको कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 इंटरेस्टिंग जो पार्ट रहेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें हम 45 क्वेश्चन तक इसको सोल्व करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।